हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब बढ़िया। तो चलो आज हम स्टार्ट करते हैं वेब टेक्नोलॉजी की यूनिट 3। यूनिट 1 और 2 वेब टेक्नोलॉजी की ऑलरेडी अपलोडेड हैं चैनल पे, और डाकी भी, DBMS की और सारे सब्जेक्ट्स की भी आपके सबकी यूनिट्स अपलोडेड हैं। अगर आपने नहीं चेक करी हैं तो डू चेक देम आउट। तो यहाँ स्टार्ट करते हैं हम अपनी वेब टेक्नोलॉजी की यूनिट 3। तो इस वीडियो में मैंने सारे एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बहुत अच्छे से कवर कर दिए हैं, जिससे आपका कोई भी क्वेश्चंस स्किप ना हो और आपकी बढ़िया से तैयारी हो जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपने पहले क्वेश्चन से। हमारा पहला क्वेश्चन जो है यूनिट 3 से वो है व्हाट इज़ जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट देखो क्या होती है, जैसे आपकी सी होती है, C++ होती है, जावा होती है, ऐसी नॉर्मली जावास्क्रिप्ट भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ठीक है, किस लिए यूज़ होती है? टू मेक वेब पेजेस इंटरेक्टिव। ठीक है, अच्छे दिखने के लिए और आप उनके साथ इंटरेक्ट करो। ठीक है, कुछ आप कोई बटन पे क्लिक करो तो आपको कुछ दिखे, मतलब इंटरेक्ट करने के लिए जावास्क्रिप्ट का यूज़ करते हैं। अनलाइक HTML एंड CSS, देखो HTML हमारा किस लिए यूज़ होता है? बेसिक स्ट्रक्चर के लिए, वाइल CSS किस लिए होता है? स्टाइलिंग के लिए। ठीक है, तो वो तो होते हैं स्टैटिक, वो मतलब अनचेंजिंग पेज होते हैं, वो चेंज नहीं होते। बट जावास्क्रिप्ट यहाँ लाती है धमाल, क्या करके? उनके अंदर डायनेमिक चेंजेस करके, बेस्ड ऑन यूज़र एक्शंस। मतलब जैसे कि कोई, अगर आप बेसिक HTML CSS लगाओगे तो कोई बटन पे आपने क्लिक किया, कुछ भी नहीं होगा, है ना। लेकिन जावास्क्रिप्ट से आप उसमें लगा सकते हो थोड़ा धमाल कमाल, जिससे कि आप कोई बटन आए तो उस पर आपने क्लिक किया तो कुछ हो, आपको कुछ इफेक्ट दिखे, अच्छा सा लगे, है ना। तो जावास्क्रिप्ट से क्या कर सकते हो आप? यू कैन चेंज कंटेंट ऑन द पेज इन रियल टाइम एंड ऐड एनिमेशंस, रिस्पॉन्ड टू बटन क्लिक्स एंड मच मोर। ठीक है, तो जावास्क्रिप्ट इसलिए यूज़ होती है। अब ये देखो, अब जावास्क्रिप्ट में देखो, एक होता है आपका क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग और होता है आपका एक सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग। देखो इससे आप ना क्या समझ सकते हो? क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग इज़ लाइक, जैसे कि आप कोई वेबसाइट पे विजिट किया आपने, तो आपको जो इंटरफेस दिख रहा है ना, वहाँ जो जो चीज़ें आप कर रहे हो वो है आपका क्लाइंट साइड, जो आपको दिख रहा है। वाइल सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग क्या होता है? जो चीज़ें आपको नहीं दिख रही हैं, जो बैकएंड में चल रही हैं, एक तरीके से सर्वर पर चल रही हैं, उनको बोलेंगे सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग। ठीक है, अब पढ़ते हैं इसमें क्या लिखा है। क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग हैपन्स इन यूजर्स ब्राउज़र लाइक क्रोम, फायरफॉक्स। मतलब जैसे आप ब्राउज़र को खोलते हो तो आपके सामने जो इफेक्ट दिखते हैं वो सब। तो क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग जावास्क्रिप्ट से भी कर सकते हो, है ना। तो जावास्क्रिप्ट से ही कर सकते हो। एडवांटेजेस क्या होती हैं कि आपका सर्वर के बीच जैसे कुछ काम होते हैं ना, कुछ काम ऐसे होते हैं जो आप बैकएंड से भी कर सकते हो, सर्वर साइड से भी, और फ्रंट एंड से भी कर सकते हो। तो अगर आप उसको क्लाइंट साइड पे ही कर दो कुछ टास्क, तो वो लोड को रिड्यूस कर देता है सर्वर का, है ना। तो रिड्यूस लोड ऑन द सर्वर बाय यूजिंग ब्राउजर्स रिसोर्सेज, सेव्स इंटरनेट बैंडविड्थ बाय डूइंग सर्टेन टास्क लोकली। मतलब कुछ आप टास्क, अगर कुछ टास्क लोकली ही कर दोगे तो वो हेल्प करेगा आपका सर्वर पे लोड कम करने पे। ठीक है, अब होते डिसएडवांटेजेस क्या है आपकी। कोड इज़ विजिबल टू द यूज़र, तो मतलब जो यूज़र है तो वो कोड को देख सकता है, उसमें चेंजेस कर सकता है ना। और यूज़र कैन डिसेबल जावास्क्रिप्ट इन देयर ब्राउजर्स, वो ब्राउजर्स पे जाके अगर जावास्क्रिप्ट को स्टॉप कर देगा तो वो वाली फंक्शनिंग आपकी रुक जाएगी। तो ये आपके सामने होती है ना चीज़ें, तो इसलिए इसकी डिसएडवांटेजेज हो गई कि यूज़र देख सकता है और जावास्क्रिप्ट को वो रोक सकता है। ठीक है, अब है आपका सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग। देखो सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग क्या होता है। सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग रन्स ऑन वेब सर्वर। ठीक है, जो कि यूज़ होते हैं क्रिएट्स वेब पेजेस फॉर द यूज़र टू सी। वो मतलब वेब सर्वर पे वर्क करता है और वेब पेजेस बनाने का काम यूज करता है, जो कि आप जैसे यूज़र हो तो आपको दिखे वो चीज़ें, है ना। तो जब पजामे वाले को निकल जाने दो, सेब वाला भी आ गया। निकल गया। चलो अब आते हैं पढ़ाई पे। कहाँ थे हम? सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग पे। तो सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग क्या होती है? वो होती है रन आपके वेब सर्वर पर। ठीक है, सर्वर जो आपको दिखाई नहीं देता है, और वो यूज़ किस किस के यूज़ से होते हैं, जैसे Node.js वगैरह होता है ना, PHP जो बैकएंड लैंग्वेजेस होती हैं आपकी, उनके यूज़ से होती है। अब देखो इसकी एडवांटेजेस क्या होती है। ऑलो सिक्योर इंटरेक्शंस विद द
डाटाबेस। अब देखो ये चीज़ें ना आपको दिख नहीं रही हैं सामने से, क्लाइंट साइड में क्या होती हैं आप देख सकते हो, अब सर्वर साइड में हो रही है तो सिक्योर रहेंगी वो चीज़ें, क्योंकि वो किसी और को नहीं दिख रही हैं, है ना। तो वो डाटाबेस से सिक्योरली डाटाबेस से इंटरेक्ट कर पाएगा और डाटा को स्टोर कर पाएगा। फिर क्या है, मोर कंट्रोल ओवर द फाइनल कंटेंट द यूज़र सी इवन इफ दे डिसेबल क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग। अब देखो जो चीज़ें हो रही हैं वो तो बैकएंड से हो रही हैं, अब वो सामने से जो उसको चीज़ें सामने से दिख रही हैं क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग वगैरह, अगर वो उसको डिसेबल भी कर देगा ना तो भी आपको वो चीज़ें, आपके पास उसका कंट्रोल रहेगा कि आपको क्या दिखाना है क्या नहीं दिखाना है, क्योंकि ये चीज़ आ रही है बैकएंड से और बैकएंड यूज़र के हाथ में नहीं है, वो बस फ्रंट एंड को दिख रहा है। ठीक है, अब देखो क्लाइंट साइड वर्सेस सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग। क्लाइंट साइड में क्या होता है, कोड रन्स इन ब्राउज़र, प्रोवाइड्स इंस्टेंट फीडबैक बट कैन बी डिसेबल बाय द यूज़र। ठीक है, जो ऊपर पढ़ा। और सर्वर साइड में कोड रन्स ऑन वेब सर्वर, इंटरेक्ट्स विद द डेटाबेस एंड एंश्योर्स द यूज़र रिसीव्स जनरेटेड कंटेंट रिगार्डलेस ऑफ देयर सेटिंग। वो सेटिंग को चेंज नहीं कर सकते इसके, है ना। चलो अब देखते हैं जावा स्क्रिप्ट और जावा। अब कुछ लोग बच्चे सोचते हैं कि जावा स्क्रिप्ट और जावा ही सेम, पर एक्चुअली वो सेम नहीं है। इज़ लाइक थोड़ी वो सिमिलरिटी कह सकते हो, पर मतलब पर ऐसा है जैसे कि आप बोल सकते हो ना सी और सी और जावा ले लो, सी और जावा सेम है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है ना, थोड़ा बहुत सिंटेक्स में डिफरेंस है, ऐसी जावा स्क्रिप्ट और जावा है ना। अब इनमें देखते हैं क्या, जावा स्क्रिप्ट जो होती है आपकी डायनेमिक होती है, आप चीज़ों को थिंग्स को चेंज कर सकते हो, प्रोटोटाइप यूज़ कर सकते हो टू डिफाइन बिहेवियर, और मोस्टली ऑन वेब सर्वर्स ही वेब ब्राउज़र्स ये यूज़ होती है। वाइल जावा क्या है, स्टैटिकली टाइप्ड है, मतलब कि जैसे आप नॉर्मली प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती हैं और मोर स्ट्रिक्ट होती है विद डाटा स्ट्रक्चर। इन जावा में तो आपका वो कैमल केस फॉलो करता है ना, तो मोर स्ट्रिक्ट है विद डेटा टाइप्स एंड स्ट्रक्चर। क्लास बेस्ड होती है, ये ओप्स को फॉलो करती है ना, तो ऑलवेज रिवॉल्व्स अराउंड क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, और ये यूज़ होती है एप्लीकेशंस को क्रिएट करने के लिए, वाइल जावास्क्रिप्ट यूज़ होती है ऑन वेब ब्राउज़र्स। ठीक है, तो ये सेम नहीं है, डिफरेंट है, क्योंकि ये देखो ये डायनेमिक है, स्टैटिक है, ये आप नॉर्मल कोड करते हो इसमें और एप्लीकेशंस बनाते हो, वाइल ये वेब ब्राउज़र्स पे यूज़ होती है ना। ठीक है, अब देखो कि एम्बेडिंग जावास्क्रिप्ट इन HTML, हम जावास्क्रिप्ट को HTML में कैसे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो आप ये कर सकते हो इंटरनल जावास्क्रिप्ट और एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट। ठीक है, देख लेते हैं कैसे। प्लेस द जावास्क्रिप्ट इनसाइड HTML यूजिंग स्क्रिप्ट टैग। अब इंटरनली अगर आपको यूज़ करनी है तो आप क्या कर सकते हो कि बॉडी के अंदर लिखोगे, पहली बात तो बॉडी के अंदर अब आपको स्क्रिप्ट यूज़ करनी है तो क्या करोगे, स्क्रिप्ट लिखोगे। ठीक है, फिर उसके अंदर जो भी आपको स्क्रिप्ट लिखनी है, जैसे जावास्क्रिप्ट में हमें अगर कुछ राइट करवाना होता है तो हम लिखते हैं डॉक्यूमेंट डॉट राइट दिस इज़ हेडिंग, तो ये आपका वहाँ डिस्प्ले हो जाएगा स्क्रीन पे। अब आपने स्क्रिप्ट लिख दी, अब स्क्रिप्ट को क्लोज कर दो, तो आपने बॉडी के अंदर इंटरनली ही स्क्रिप्ट को अनेबल किया और उसको क्लोज कर दिया। तो ये तो आगे होगी आपकी इंटरनल जावास्क्रिप्ट। वेल देखो एक्सटर्नल क्या होगा, एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट इज़ लाइक कि आपने दो फाइल बनाई, एक HTML की एक जावास्क्रिप्ट की। अब आपने HTML की फ़ाइल में वो जावास्क्रिप्ट की फ़ाइल को कॉल कर लिया एक तरीके से, जैसे ऑब्जेक्ट कॉल करते फंक्शन कॉल करते ना, ऐसे ही आपने एक फ़ाइल में दूसरी फाइल को इन्वॉल्व कर लिया एक तरीके से। अब देखो क्या लिख रहा है ये, स्टोर जावास्क्रिप्ट इन अ सेपरेट .js फाइल, लिंक इट टू योर HTML। अब देखो इसने बॉडी में स्क्रिप्ट टैब के अंदर, स्क्रिप्ट टैग के अंदर स्क्रिप्ट src इक्वल टू माई स्क्रिप्ट .js नाम से फाइल बनाई JS की और उसको फिर लिंक कर लिया। ठीक है, ये हो गया आपका एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट। ठीक है, दो टाइप की होती है, इंटरनल एक्सटर्नल, उनके ये फॉर्मेट्स हैं। ठीक है, आए तो आप अच्छे से एक्सप्लेन कर देना, मुझे भरोसा है पूरा कर दोगे, लैपिक के जो बच्चे हो, है ना। तो जावास्क्रिप्ट वेरिएबल्स क्या होते हैं ये देखते हैं। अब देखो वेरिएबल क्या होता है, वेरिएबल इज़ अ वे टू स्टोर इन्फॉर्मेशन लाइक नंबर वर्ड सो वी कैन यूज़ इट लेटर। मतलब कि वेरिएबल इज़ लाइक कि आपको पानी चाहिए, आप एक गिलास लोगे, है ना, तो मतलब समथिंग कि आप किसी चीज़ में कुछ स्टोर कर सको। तो ऐसे ही अगर आपको नाम है, मेरा नाम है या आपका नाम है, तो वो आप किसी में स्टोर करके रखोगे ना। खाना लोगे, खाना भी तो किसी बर्तन में रखोगे ना। तो ऐसे ही जावा स्क्रिप्ट में आपको अगर किसी चीज़ में कोई चीज़ रखनी है तो उस चीज़ को बोलोगे हाँ वेरिएबल। वेरिएबल इज़ लाइक बाल्टी या कोई भी कटोरा,
ठीक है, यूटेंसिल टाइप। तो जावास्क्रिप्ट अ वे टू स्टोर इन्फॉर्मेशन लाइक नंबर्स और वर्ड्स सो वी कैन यूज़ इट लेटर। ठीक है, बाद में आप यूज़ कर सको। फिर आप ऐसे मतलब कि अगर मैं बोल दूँ कि मेरे को नाम चाहिए, ठीक है, और आपके पास बहुत सारे नाम्स हैं, तो आप हर किसी के एक एक नाम से थोड़ी कॉल करोगे कि मुझे रोहित वाला नाम दो या मुझे सचिन वाला नाम दो, है ना। तो आप अगर सिंपल आपके पास एक कंटेनर हो कि नेम में नेम है, किसी का भी हो सकता है, तो आप सिर्फ नेम बोल दोगे तो जो उसमें होगा वो आ जाएगा। आपको ये नहीं देखना पड़ेगा कि मेरे को ये रोहित का नाम चाहिए, सचिन का नाम चाहिए, है ना। देखो, थिंक ऑफ इट एज अ कंटेनर और अ बॉक्स वेयर यू पुट पीस ऑफ डाटा। अब देखो डिक्लेयर कैसे करते हैं जावास्क्रिप्ट में वेरिएबल्स। जावास्क्रिप्ट में वेरिएबल्स डिक्लेयर करना देखो नॉर्मल है, जैसे आप उसमें इंट वगैरह यूज़ करते हो ना, तो जावास्क्रिप्ट में यूज़ करते हैं वेर, लेट और कॉन्स्ट। वेर इज़ लाइक आपको नाम से पता लग रहा होगा कि वेरिएबल है। लेट भी इसी की तरह यूज़ होता है, स्कोप्ड होता है, जैसे कर्ली ब्रेसिस के अंदर आप लेट को यूज़ कर रहे हो तो आप उसको बाहर यूज़ नहीं कर सकते। कॉन्स्ट नाम से समझ आ रहा होगा, उसकी वैल्यू कॉन्स्टेंट रहती है, चेंज नहीं हो सकती। वेरिएबल में क्या चेंज हो सकती है, अगर आपने वेरिएबल x इजिकल टू 5 लिख दिया और नीचे x इजिकल टू 6 लिख दिया, तो अब वैल्यू जब प्रिंट कराओगे ना x की, तो वो 6 प्रिंट करेगा। ठीक है, तो वेर होता है, लेट होता है, कॉन्स्ट होता है। इसमें वेर और लेट में एक डिफरेंस ये होता है कि आप वेर को रीडिक्लेयर कर सकते हो। जैसे आपने यहाँ वेर एक्स लिख दिया और नीचे दोबारा आप वेर एक्स लिख दोगे तो कुछ नहीं होगा, पर लेट में आप उसको रीडिक्लेयर नहीं कर सकते। ठीक है, चलो अब है डिक्लेयरिंग मल्टीपल वेरिएबल्स इन अ वन लाइन। अगर आपको बहुत सारे वेरिएबल एक ही लाइन में डिक्लेयर करने हो तो आप वो भी कर सकते हो। यहाँ पे जैसे लिखा आपने वेर नेम इजिकल टू डोई, जो भी डोई वही, ठीक है, और सेमीकोलन नहीं लगाया, यहाँ पे कोमा लगाया सिंपल, और फिर अगला वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया, इनिशियलाइज कर दिया और फिर अगला कर दिया। तो मतलब अगर आपको एक ही लाइन में करना हो तो आप उनको सेपरेट मत करो सेमीकोलन से, आप सिंपल कोमा लगाओ। ठीक है, तो आप एक लाइन में मल्टीपल वेरिएबल्स को डिक्लेयर कर सकते हो। अब है अनडिफाइंड वेरिएबल। अगर आपने लिख दिया वेर कैर कलर, ठीक है, और उसमें आपने कुछ डाला नहीं, तो उससे बोलते हैं कलर इज़ अनडिफाइंड। मतलब कि इफ़ अ व्यू डिक्लेयर अ वेरिएबल विदाउट गिविंग इट अ वैल्यू इट विल बी अनडिफाइंड। ठीक है, अब ये देखो, इफ़ यू कैन री डिक्लेयर अ वेरिएबल इट विल कीप इट करंट वैल्यू। अगर देखो तुमने वेयर कैन नेम लिख दिया यहाँ इजिकल टू वोल्वो और दोबारा उसको रीडिक्लेयर कर दिया, तो उसकी पुरानी वाली वैल्यू उसमें रहेगी। ठीक है, क्योंकि उसमें थी पुरानी वैल्यू। अगर यहाँ पे आप कुछ और वैल्यू दे देते और फिर प्रिंट कराते तो वैल्यू चेंज हो जाती, पर अभी हमने कुछ उसको वो नहीं दिया, दोबारा उसको कोई वैल्यू नहीं दी, बस रीडिक्लेयर किया है, तो वो पुरानी वाली वैल्यू ही लेकर चलेगा। ठीक है, ये आपके कुछ थे जावास्क्रिप्ट वेरिएबल्स। अब चलते हैं हम जावास्क्रिप्ट ऑपरेटर्स पे। तो ऑपरेटर देखो क्या होता है। ऑपरेटर इज़ अ सिंबल यूज टू परफॉर्म ऑपरेशन लाइक एडिशन सब्ट्रैक्शन। ऑपरेटर इज़ समथिंग लाइक आप ऑपरेंड्स पे ऑपरेट कर सको। ठीक है, ऑपरेंड क्या होते हैं, जैसे कि कोई वेरिएबल वगैरह हो गए। ऑपरेटर होता है कि जिससे आप उस पर कुछ ऑपरेशन आपको परफॉर्म करना है, जैसे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, अब देखो कुछ टाइप्स के जावास्क्रिप्ट ऑपरेटर्स होते हैं। अरिथमेटिक ऑपरेटर्स बचपन से पढ़ते आ रहे हो। अरिथमेटिक क्या होता है, एडिशन सब्ट्रैक्शन वाले, है ना। एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, मॉडुलस। मॉडुलस किस लिए यूज़ करते हैं, रिमाइंडर के लिए। जैसे मैं यहाँ पे लिख दूँ 20 मोड 10, तो क्या आएगा 0, क्योंकि 20 परफेक्टली डिविजिबल है बाई 10। ठीक है, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स क्या होते हैं। कंपेरिजन ऑपरेटर्स क्या होते हैं, जो कंपेरिजन के लिए यूज़ होते हों। जैसे इसने लिखा कंसोल, जैसे आप प्रिंट लिख वाली लाइन होती है ना आपकी जावा, उसमें सी में ये सब सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन होती है आपकी जावा में, तो ऐसे ही जावास्क्रिप्ट में हम लिखते हैं प्रिंट कराने के लिए कंसोल डॉट लॉग, है ना। तो अब देखो, अब अगर आपने लिखा कंसोल डॉट लॉग ए इक्वल टू बी, तो ये लिखेगा फॉल्स, क्योंकि ए में 10 है और बी में 20, है ना। अगर नॉट इक्वल टू लिखा तो ट्रू है, क्योंकि दोनों इक्वल नहीं है। अब लेस देन लिखा तो भी ट्रू है, क्योंकि 10 20 से छोटा है। अब अगर ग्रेटर देन इक्वल टू बी लिखा तो ये फॉल्स बोलेगा, क्योंकि 10 तो बी 20 से छोटा है। ठीक है, तो ये हो गए आपके कुछ कंपेरिजन ऑपरेटर्स। फिर होते हैं आपके लॉजिकल ऑपरेटर्स। ये आपका आंसर देते हैं ट्रू और फॉल्स में, है ना। ये भी आपके कंपेरिजन भी ट्रू और फॉल्स में देते हैं। ठीक है, यहाँ पे जैसे आपने लिखा ए एंड बी, मतलब ये ऐसा होता है कि इफ़ ए भी वाली कंडीशन भी ट्रू हो, बी वाली भी ट्रू हो, तभी ही ट्रू देगा, नहीं तो फॉल्स देगा, है ना।
और क्या होता है कि अगर ए ट्रू है बी फॉल्स है तो भी ट्रू देगा, अगर बी ट्रू है ए फॉल्स है तो भी ट्रू देगा, दोनों फॉल्स है तभी ट्रू फॉल्स देगा, ना तो ट्रू देगा। अब नोट ए क्या होता है कि मतलब वो चेंज कर देता है। अगर यहाँ पे ए की वैल्यू ट्रू होती ना तो नोट ए लिखते तो वो फॉल्स हो जाता। ठीक है, तो लॉजिकल ऑपरेटर्स क्या होते हैं आपके। बिटवाइज ऑपरेटर क्या होते हैं, परफॉर्म ऑपरेशंस ऑन बाइनरी बिट लेवल रिप्रेजेंटेशन ऑन नंबर। मतलब कि जैसे वेरिएबल ए इजकल टू 2 है ना, तो जो भी ऑपरेशन जो होगा ना वो इसके बाइनरी पे वर्क करेगा। तो बाइनरी क्या होता है 2 का 10, 3 का क्या होता है 11। तो अगर आप ऐसे लिखोगे ए एंड बी, बिटवाइज ऑपरेटर दो होते हैं एंड और, तो अगर आप ये लिखोगे तो ये बिटवाइज ऑपरेशन परफॉर्म करेगा। तो बिटवाइज ऑपरेटर क्या होते हैं, परफॉर्म ऑपरेशन ऑन बिट लेवल। अब है आपका असाइनमेंट ऑपरेटर्स। ये किस लिए यूज़ होते हैं, यूज टू असाइन वैल्यूज़ टू वेरिएबल्स। आपको किसी वेरिएबल में कोई वैल्यू डालनी हो तो आप यूज़ करोगे असाइनमेंट ऑपरेटर्स। जैसे कि आपको सी में डालना है ए प्लस बी का सम, तो आप लिखोगे वेरिएबल सी इज इक्वल टू ए प्लस बी, सिंपल। और इसका कुछ शॉर्ट एंड ऑपरेटर होते हैं कि अगर आपको लिखना होता है ना सी इज इक्वल टू सी प्लस ए, तो आप ऐसे भी लिख सकते हो सी प्लस इज इक्वल टू ए। जैसे सी इज इक्वल टू सी माइनस ए, तो सी फिर माइनस उठा लो इक्वल टू ए। ठीक है, अब है आपका टर्नरी ऑपरेटर। टर्नरी ऑपरेटर इज़ लाइक शॉर्ट एंड फॉर्म ऑफ इफ एल्स, है ना। कि इसमें कैसे लिखते हैं आप, जो आपकी कंडीशन होती है जो आपको चेक करनी होती है वो तो आप लिखोगे पहले। ठीक है, फिर क्वेश्चन मार्क, अगर कंडीशन ट्रू हुई तो क्या प्रिंट कराना है वो यहाँ लिखोगे, कंडीशन फॉल्स हुई तो क्या प्रिंट कराना है वो यहाँ। तो यहाँ कंडीशन क्वेश्चन मार्क, ठीक है। और यहाँ जो अगर कंडीशन ट्रू हुई तो ट्रू वाली चीज़ ये, ठीक है। और यहाँ अगर कंडीशन फॉल्स हुई तो फॉल्स वाली चीज़, ठीक है। और फिर आपका सेमीकोलन। अब देखो फॉर इन दिस केस ए में है 10, बी में है 20, ए इज़ ग्रेटर देन बी। क्या 10 20 से बड़ा है, नहीं है, तो ट्रू वाली चीज़ को नहीं लेगा और फॉल्स वाली चीज़ को लेगा और 20 को स्टोर कर देगा रिजल्ट में। और फिर ये बोल रहा है कि कंसोल डॉट प्रो लॉग, तो 200 को प्रिंट करा देगा, है ना, 200 को स्टोर करेगा। अब देख लेते हैं इफ़ एल्स इफ़ कैसे यूज़ करते हैं हम जावास्क्रिप्ट में, है ना। तो देखो इसने एक फ़ाइल बनाई index.html, बना ली। फिर नॉर्मल HTML का फॉर्मेट लिखा, ठीक है। HTML हेड टाइटल व्हीकल चेक एग्जाम्पल, ठीक है। एक है पैराग्राफ लिख दिया, सेट द वेरिएबल टू अ डिफरेंट वैल्यू इन जावास्क्रिप्ट फाइल टू रीलोड टू सी द आउटपुट समथिंग, ठीक है। अब आपने जावास्क्रिप्ट की फाइल लिंक कर दी। अब मेन चीज़ जो script.js में हम लिख रहे हैं, इसने क्या किया, एक वेरिएबल ले लिया व्हीकल नाम का और उसमें डाल दिया कार, ठीक है। एक वेरिएबल ले लिया व्हीकल नाम का, उसमें डाल दिया कार। अब व्हीकल को कंपेयर कर रहा है विद वेरियस वैल्यूज़ यूजिंग द कंपेरिजन ऑपरेटर। कैसे, अगर व्हीकल में है बाईसाइकिल तो प्रिंट करा रहा है बाईसाइकिल, अगर व्हीकल में है कार तो प्रिंट करा रहा है कार, अगर व्हीकल में है मोटरसाइकिल तो प्रिंट करा रहा है मोटरसाइकिल, अगर व्हीकल में इनमें से कुछ भी नहीं है तो प्रिंट करा रहा है नॉन व्हीकल। अब बताओ इसका आउटपुट क्या आएगा। देखो व्हीकल में क्या था, कार इज़ इक्वल टू कार, तो ये प्रिंट कर देगा कैपिटल CAR, ठीक है। तो ऐसे यूज़ होता है आपका इफ़ इन जावास्क्रिप्ट। नथिंग न्यू, इज़ लाइक इट इज़ लाइक जावा और C इन सब के जैसा है। अब देखते हैं वाइल लूप कैसे यूज़ करते हैं हम। नॉर्मली पहले HTML की फ़ाइल बना दी, स्क्रिप्ट से एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट को उसमें लिंक कर दिया। loop.js हमारा जावास्क्रिप्ट फाइल का नाम है। अब जावास्क्रिप्ट की फ़ाइल को लिख दिया, क्या किया, वेरिएबल नंबर में ले लिया एक नंबर इज इक्वल टू 1। अब ये बोलना है स्टार्टिंग वाइल लूप। अब वाइल लूप का नॉर्मल जो फॉर्मेट होता है वो वाइल कंडीशन, फिर जो चीज़ वो प्रिंट करानी है वो स्टेटमेंट और अपडेट स्टेटमेंट, ठीक है। वाइल कंडीशन स्टेटमेंट अपडेट स्टेटमेंट। तो इसने क्या लिया था 1। वाइल नंबर इज़ लेस देन इज इक्वल टू 5, 1 इज़ लेस देन इज इक्वल टू 5, तो प्रिंट क्या करेगा, डॉक्यूमेंट डॉट राइट नंबर और फिर नंबर में जो था तो नंबर 1 प्रिंट कर देगा, नंबर 1, है ना। अब फिर प्लस हो गया, तो अब नंबर में क्या हो गया 2। अब ऊपर जाएगा 2 इज़ लेस देन इज इक्वल टू 5, अब कर देगा नंबर, फिर नंबर में क्या है 2, नंबर 2, फिर बढ़ेगा 3 इज़ लेस देन इज इक्वल टू 5, नंबर 3,
फिर बढ़ेगा 4, 4 इज़ लेस देन इज इक्वल टू 5, नंबर 4। फिर बढ़ेगा 5 इज़ लेस देन इज इक्वल टू 5, नंबर 5। फिर बढ़ेगा नंबर 6, अब आएगा 6, 6 इज लेस देन इज इक्वल टू 5, कंडीशन यहाँ फॉल्स हो जाएगी, वाइल लूप से बाहर आ जाएगा और फिर प्रिंट करा देगा वाइल लूप स्टॉप्ड। ठीक है, तो ये होता है आपका वाइल लूप। इसमें आप क्या करते हो, पहले तो आपका इनिशियलाइजेशन होती है, फिर आपकी कंडीशन आती है, फिर आपका आउटपुट आता है और फिर आपकी अपडेट स्टेटमेंट आती है। ठीक है, आप इसने ये सब प्रिंट करा दिया। ठीक है, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, वाइल लूप स्टॉप्ड। अब देखते हैं डू वाइल लूप। डू वाइल लूप में क्या होता है, इसमें वाइल में और डू वाइल में डिफरेंस होता है कि इसमें कंडीशन आपको चेक करता है सबसे पहले, वाइल में चेक करता है एंड में। तो इसे बोलते हैं एंट्री कंट्रोल लूप, क्योंकि कंडीशन चेक हो रही है स्टार्टिंग में। और इसे बोलते हैं एग्जिट कंट्रोल लूप, क्योंकि इसमें कंडीशन चेक होती है एंड में। ठीक है, इसमें कैसे करते हैं, वेरिएबल काउंट इज इक्वल टू 1, डॉक्यूमेंट डॉट राइट स्टार्टिंग डू वाइल लूप। ठीक है, फिर डू में आएगा और फिर प्रिंट करेगा काउंट। काउंट में क्या था 1, तो काउंट 1, फिर 2 हो जाएगा, फिर ये वाली कंडीशन चेक करेगा। इसमें देख लो यहाँ सेमीकोलन आता है सिर्फ, डू वाइल में सेमीकोलन आता है, वाइल के बाद में और किसी में नहीं आता। ठीक है, तो फिर करेगा ये वैल्यू हो जाएगी 2, कंडीशन चेक करेगा 2 इज़ लेस देन इज इक्वल टू 5, फिर यहाँ आएगा काउंट 2, फिर यहाँ आएगा 3 हो जाएगी, 3 इज़ लेस देन इज इक्वल टू 5, काउंट 3, फिर 4, 4 इज़ लेस देन इज इक्वल टू 5, काउंट 4, फिर 5, 5 इज़ लेस देन इज इक्वल टू 5, काउंट 5। ये रहा इसकी आउटपुट। ठीक है, 5 तक चलेगा और फिर रुक जाएगा। तो इसमें भी वही था कि आपने पहले इनिशियलाइज किया, फिर द कोड इनसाइड डू एग्जीक्यूट्स बिफोर चेकिंग द कंडीशन। एक बार इसमें ही देखो ये क्या लिखा है, द कोड इनसाइड लूप रन्स एटलीस्ट वंस। तो देखो कंडीशन चाहे फॉल्स हो चाहे ट्रू हो, पहली बारी में तो ये एक बार चलेगा ही, क्योंकि कंडीशन चेक हो रही है इसमें एंड में, डेट मीन्स एग्जिट कंट्रोल लूप, तो एक बार चलेगा और फिर करेगा नॉर्मल काम। ठीक है, अब देखो फॉर लूप कैसे यूज़ करते हैं जावास्क्रिप्ट में। नॉर्मल है, फॉर वेरिएबल के इनिशियलाइजेशन, कंडीशन, अपडेट स्टेटमेंट और फिर नॉर्मल जैसे आप करते हो डॉक्यूमेंट डॉट राइट। बस इतना फ़र्क है कि उसमें आप प्रिंट कराने के लिए C++ में लिखते हो आप सी आउट, सी में लिखते हो आप प्रिंट एफ, जावा में लिखते हो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, पाइथन में लिखते हो प्रिंट, ऐसे ही जावास्क्रिप्ट में लिखते हो डॉक्यूमेंट डॉट राइट। सिंपल। तो आपको प्रिंट करानी है वैल्यू 1 2 ऐसे करके, है ना। तो आपने क्या किया, पहले तो ये लिख देगा स्टार्टिंग फॉर लूप, फिर डॉक्यूमेंट डॉट राइट, कंडीशन ट्रू है, 1 इज लेस देन इक्वल टू 5, वैल्यू 1, फिर वैल्यू 2, वैल्यू 3, वैल्यू 4, वैल्यू 5, फिर जब 6 हो जाएगा तो बाहर आ जाएगा और फॉर लूप स्टॉप बोल देगा। ठीक है, तो समरी क्या थी कि ईच लूप स्ट्रक्चर वाइल डू वाइल फॉर अचीव्स द सेम रिजल्ट इन दिस केस, printing number from 1 to 5, however they use in different situations. तो while क्या होता है, best when you don't know how many times you need the loop. ठीक है, do while runs the code inside at least once, then checks the condition for ideal for a specific number of iteration. ठीक है, अब देख लेते हैं कुछ क्वेश्चंस, जिसे है कि अब देखते हैं हम कि जावास्क्रिप्ट फंक्शन टू चेक वेदर अ चेकबॉक्स इज एम्प्टी और नॉट। तो इसमें मैंने कुछ क्वेश्चंस हैं जो मतलब कोडिंग टाइप क्वेश्चंस, तो आप इनको अच्छे से देख लेना क्योंकि ये पूछे जाते हैं नॉर्मली, है ना। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, जावास्क्रिप्ट फंक्शन टू चेक वेदर चेकबॉक्स इज एम्प्टी और नॉट। मतलब कि आपने कुछ इनपुट किया तो आपको चेक करना है कि वो नल तो नहीं है, खाली तो नहीं है ना। तो इसमें मैंने बस स्क्रिप्ट पार्ट लिखा है क्योंकि जावास्क्रिप्ट का ही बोला है इसने। तो एक फंक्शन बनाया, फंक्शन चेक टेक्स्ट बॉक्स, फिर कौन से टेक्स्ट बॉक्स में, उस टेक्स्ट बॉक्स में जो वैल्यू यूज़र ने इनपुट की है वो ले ली। ठीक है, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई ID माई टेक्स्ट बॉक्स, मतलब जो उसने इनपुट लिया होगा ना उसकी ID होगी माई टेक्स्ट बॉक्स, तो उस ID का यूज़ करके इसने वो वैल्यू ले ली। तो जिसकी ID माई टेक्स्ट बॉक्स थी उसमें जो वैल्यू थी वो टेक्स्ट बॉक्स के अंदर आ गई। ठीक है, अब इसने चेक किया इफ़ टेक्स्ट बॉक्स डॉट वैल्यू डॉट लेंथ, मतलब टेक्स्ट बॉक्स के अंदर जो वैल्यू थी अगर उसकी लेंथ इक्वल टू 0 है तो वो हम प्रिंट करा देंगे, रिज़ल्ट होगा ना वहाँ पे कोई रिज़ल्ट का पोर्शन होगा और उसकी ID होगी रिज़ल्ट। तो हमने वो वाला फैच किया, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई ID रिज़ल्ट,
उसका इनर टेक्स्ट हमने सेट कर दिया द टेक्स्ट बॉक्स इज़ एम्प्टी। ठीक है, अगर ज़ीरो के इक्वल हुआ, अगर ज़ीरो के इक्वल नहीं हुआ तो हमने क्या किया, रिजल्ट से रिजल्ट का टेक्स्ट एक्सट्रैक्ट किया, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आई डी रिजल्ट, मतलब रिजल्ट उठाया, फिर उसका इनर टेक्स्ट सेट कर दिया द टेक्स्ट बॉक्स इज़ नॉट एम्प्टी। सिंपल, आ गया ये वाला समझ। नॉर्मली उसकी टेक्स्ट बॉक्स की वैल्यू निकाली पहले आईडी से, फिर उसकी लेंथ चेक करी, अगर उसकी लेंथ इक्वल 0 है तो हमने प्रिंट करा दिया रिजल्ट का इनर टेक्स्ट चेंज करके टेक्स्ट बॉक्स इज एम्प्टी, नहीं तो टेक्स्ट बॉक्स इज नॉट एम्प्टी। ठीक है, अब है जावास्क्रिप्ट का प्रोग्राम डिस्प्ले द करंट डेट एंड टाइम इन स्पेसिफिक फॉर्मेट। ठीक है, तो इसमें कुछ फंक्शंस होते हैं जिससे आपको आप लिख देते हो ना, नॉर्मल आपको मिल जाती हैं डेट्स वगैरह। जैसे अगर इसने ऐसे लिखा वेरिएबल टुडे इज इक्वल टू न्यू डेट, तो इससे क्या होगा, ये पूरी जो आज की डेट है कुछ एक स्पेसिफिक फॉर्मेट में पूरी को दे देगा, जैसे डे, डेट, टाइम, ईयर, है ना, जोन वगैरह सब दे देता है। ठीक है, तो ये इससे तो वो सब सारा डाटा मिल गया। ठीक है, अब आपको स्पेसिफिक फॉर्मेट में प्रिंट कराना है, तो आपने क्या किया, टुडे में तो डेट आ गई पूरी लंबी वाली, फिर आपने क्या किया, वेरिएबल डे इज इक्वल टू टुडे डॉट गेट डे। ठीक है, ये नॉर्मल बिल्ट इन फंक्शंस होते हैं जिन्हें यूज़ करके आप ये वर्क कर सकते हो। तो इससे क्या होगा कि वो आपको एक नंबर देगा, जैसे संडे के लिए 0, मंडे के लिए 1, ट्यूसडे के लिए 2, वेडनेसडे के लिए 3, 4, 5, 6, है ना। तो टुडे में से वेरिएबल डे इज इक्वल टू टुडे डॉट गेट डे, तो इससे आपको नंबर मिल गया। ठीक है, जैसे उसने दे दिया 3। ठीक है, अब अपने एरे बनाया संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे का, जिससे आपको वो डे मिल सके, है ना। तो आपने लिखा कंसोल डॉट लॉग टुडे इज़ डे लिस्ट वाले एरे में से डे, तो मतलब मैंने जैसे 3 लिया तो डे लिस्ट एट 3, डे लिस्ट में 3 इंडेक्स पे क्या है, 0, 1, 2, 3, तो टुडे इज़ वेडनेसडे। ठीक है, यहाँ से आपको डे मिल गया। अब आपको चाहिए टाइम भी आपको प्रिंट कराना है, करंट डे तो आपने प्रिंट करा दिया, अब आपको टाइम प्रिंट कराना है। तो आपने क्या किया, वेरिएबल आवर्स में लिया टुडे डॉट गेट आवर्स, इससे आपको घंटे मिल जाएंगे। वेरिएबल मिनट में लिया टुडे डॉट गेट मिनट्स, इससे आपको मिनट्स मिल जाएंगी। वेरिएबल सेकंड में लिया टुडे डॉट गेट सेकंड्स, इससे आपको सेकंड्स मिल जाएंगी। ठीक है, अब आपको टाइम मिल गया, मिनट मिल गई, सेकंड मिल गई। अब आपको एक चीज़ और करनी है, आप कैसे पता करोगे AM है PM, है ना। तो यहाँ यूज़ किया हमने टर्नरी ऑपरेटर। कैसे, वेरिएबल लिया एक प्रीपेंड जिसमें आप AM PM स्टोर करोगे। अब कंडीशन क्या लिखी, इफ़ R इज़ ग्रेटर देन 12, अगर 12 से ज़्यादा बज चुके हैं तो हो गई है PM। ठीक है, अगर 12 से कम है तो फिर है AM। ठीक, तो अगर उस फॉर्मेट में टाइम देता है ना, जैसे अगर 1 बज रहे हैं तो 13 देगा, तो अगर 13 है R में तो 13 इज़ ग्रेटर देन 12, तो वो फिर लिखेगा PM। तो यहाँ से तो आपको AM PM मिल गया। अब देखो आर्ट्स में भी है, क्योंकि वो ऐसे दे रहा है 13, 14, तो आपको तो चाहिए 12 वाले फॉर्मेट में। तो अगर R इज़ ग्रेटर देन 12 तो R माइनस 12, नहीं तो फिर R। अब जैसे 13 है तो 13 इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 12, तो 13 इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 12, तो 13 माइनस 12, तो 1 आ गया। ठीक है, तो इससे आपको R मिल गया, इससे प्रीपेंड मिल गया, मिनट्स हैं आपके पास, सेकंड्स हैं आपके पास, आपने प्रिंट करा दिया नॉर्मल। कंसोल डॉट लॉग करंट टाइम इज़ R प्लस प्रीपेंड मिनट्स, ये और फिर सेकेंड। ठीक है, करंट डेट एंड टाइम कभी हो गया, ये कुछ बिल्ट इन फंक्शंस होते हैं, ये देख लेना आप, याद कर लेना। मतलब कि न्यू डेट से आप डेट ले सकते हो, और उसमें से आपको अगर डे चाहिए तो टुडे डॉट गेट डे, टुडे डॉट गेट आवर, ऐसे। ठीक है, गेट मिनट्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अब है कि कंस्ट्रक्ट एंड कंपेयर वेरियस डायलॉग बॉक्सेस इन जावास्क्रिप्ट विद सुटेबल जावास्क्रिप्ट कोड। तो अब देखो कि कंपेयर एंड कंस्ट्रक्ट डायलॉग बॉक्स क्या होते हैं, जो एक तरीके से आपको प्रॉम्प्ट देते हैं कुछ ना कुछ, जैसे आपको अलर्ट मिल रहा है, तो जैसे कि आप कुछ काम कर रहे हो और आपका वो डाटा सेव किया तो आपको अलर्ट मिलना चाहिए द डाटा हैज़ बीन सक्सेसफुली सेव्ड। तो इन सब के लिए हम ये सब यूज़ करते हैं, है ना, डायलॉग बॉक्स टाइप। तो इसमें हम क्या क्या यूज़ कर सकते हैं इन चीज़ों के लिए, अलर्ट, कन्फर्म, प्रॉम्प्ट, है ना, ये सब। तो अब इन्हें देखते हैं इनका एक एक करके सबका कोड। अब अलर्ट का क्या काम है कि आपने जैसे ये नॉर्मल HTML की फ़ाइल बना दी,
ठीक है, इसमें आपने एक बटन बना दिया, बटन ऑन क्लिक शो अलर्ट, क्लिक टू शो अलर्ट, तो मतलब क्लिक टू शो अलर्ट नाम का एक बटन बना दिया। अब कोई अगर उस बटन को क्लिक करता है तो फिर आपने एक फंक्शन बना दिया कि शो अलर्ट वाला फंक्शन कॉल हो जाए। ठीक है, तो शो अलर्ट वाला फंक्शन कॉल हो जाना चाहिए अगर वो उस बटन को क्लिक करता है। तो क्या हुआ, अगर उसने शो अलर्ट क्लिक किया तो ये फंक्शन पे गया, यहाँ पे शो अलर्ट, इसने एक अलर्ट पास किया, दिस इज़ एन अलर्ट बॉक्स। तो क्या होगा, जैसे ही वो इस बटन को क्लिक किया करेगा ये फंक्शन कॉल होगा और एक ऊपर से अलर्ट आ जाएगा, दिस इज़ एन अलर्ट बॉक्स, है ना। तो फिर ये ऐसे करके आपको शो कर देगा। अब होता है आपका एक कन्फर्म मतलब क्या होता है कि यूज टू डिस्प्ले अ डायलॉग बॉक्स दैट आस्क यू टू कन्फर्म और कैंसिल। हम कुछ भी करते हैं तो एक बार जैसे डाटा सेव करते हैं तो एक प्रॉम्प्ट आता है ना कि कन्फर्म से ओके और एडिट ऐसे करके आता है ना, तो इसके लिए यूज़ होता है कन्फर्म। तो इसमें आप जैसे आपने बना दिया नॉर्मल, तो बटन ऑन क्लिक शो कन्फर्म, तो अगर आप क्लिक टू कन्फर्म पे क्लिक करते हो तो आपको शो कन्फर्म वाला फंक्शन कॉल होता है और उसमें आपने क्या लिखा, कॉन्स्ट रिजल्ट इज इक्वल टू कन्फर्म, ये मैसेज आप पास कर रहे हो, डू यू वांट टू कंटिन्यू, है ना। तो अगर वो ओके पे क्लिक करता है इफ़ रिज़ल्ट, है ना, तो मतलब कि अगर वो ओके पे क्लिक करता है तो ट्रू पास होगा, तो अगर रिजल्ट में ट्रू है तो ये क्लिक ओके, एल्स यू क्लिक कैंसिल, है ना। तो कन्फर्म से क्या होगा, एक कन्फर्मेशन बॉक्स सा खुल जाएगा, डायलॉग बॉक्स। ठीक है, अगर उसमें आप ओके पे क्लिक करोगे तो ये देखो रिजल्ट में स्टोर कर रहा है उसका आउटपुट, तो अगर आप ओके में क्लिक करोगे तो रिजल्ट में आ जाएगा ट्रू। फिर ये चेक कर रहा है रिजल्ट में अगर ट्रू है तो आपको एक अलर्ट दिखा दे कि यू क्लिक्ड ओके, नहीं तो आपको दिखा दे यू क्लिक्ड कैंसिल। ठीक है, ये काम होता है कन्फर्म का। अब होता है आपका एक प्रॉम्प्ट इज मतलब कि वो यूज़ होता है इनपुट लेने के लिए स्पेशली। ठीक है, इट रिटर्न्स द इनपुट वैल्यू एज ए स्ट्रिंग और नल इफ द यूज़र क्लिक्स कैंसिल, नल इफ़ द यूज़र क्लिक कैंसिल, अगर कैंसिल पे कर देता है नल। ठीक है, अब ऐसे इसमें एक वो बटन बनाया क्लिक टू प्रॉम्प्ट शो प्रॉम्प्ट और फंक्शन कॉल कर दिया। अब कॉन्स्ट नेम, अब मतलब एक प्रॉम्प्ट किया कि व्हाट इज़ योर नेम, अब वहाँ से जो इनपुट आएगा ना वो नेम में जाके स्टोर हो जाएगा, है ना। अब फिर चेक करेंगे इफ़ नेम नल नहीं है तो अलर्ट करा दिया हेलो प्लस नेम, नेम में जो थी वो वैल्यू यहाँ डिस्प्ले हो जाएगी, एल्स यू डिडंट एंटर अ नेम। ठीक है, तो यहाँ पे ये आपकी 3 टाइप्स के प्रॉम्प्ट हैं। एक बार ना इन सबको रन करके देखते हैं, आपको और अच्छे से समझ आ जाएगा। ठीक है, अब जैसे कि ये है मेरा अलर्ट का, है ना, तो इसको मैंने रन किया तो यहाँ पे आ रहा है क्लिक टू शो अलर्ट। तो जैसे मैंने यहाँ क्लिक किया तो ये आपको शो करता है दिस इज़ एन अलर्ट बॉक्स। ठीक है, तो इस टाइप का होता है आपका अलर्ट। ठीक है, अब अलर्ट ये हो गया। अब कन्फर्म वाला कैसे होता है, ठीक है, कन्फर्म वाला क्या करेगा कि खोलेगा और फिर बटन पे क्लिक करेंगे हम क्लिक टू कन्फर्म, तो वो वाला फंक्शन कॉल करेगा और फिर कर रहा है डू यू वांट टू कंटिन्यू। अब अगर मैं ओके पे क्लिक करूँ तो रिजल्ट में जाके स्टोर हो जाएगा ट्रू और वो मेरे को वो वाली चीज़ शो कर देगा, है ना, यू क्लिक्ड ओके। अगर कैंसिल पे करते तो फिर वो कैंसिल वाली दिखाता। अब प्रॉम्प्ट होता है हमारा इनपुट लेने के लिए, है ना। तो अगर मैंने इस पर क्लिक किया और अब मैं करूँ क्लिक टू प्रॉम्प्ट तो पूछ रहा है हमसे व्हाट इज़ योर नेम, है ना। तो अगर मैं यहाँ डाल दूँ HHH तो ओके पे क्लिक करो तो लिखेगा हेलो HHH, है ना। तो ये काम होता है इन तीनों का। ओके डन। तो अलर्ट आपको अलर्ट शो करेगा और कन्फर्म आपका कन्फर्मेशन लेगा और प्रॉम्प्ट आपके लिए इससे एक स्पेसिफिक इनपुट लेगा। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं हम एजेक्स क्या होता है। तो देखो एजेक्स क्या होता है, एजेक्स इज स्टैंड्स फॉर एसिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट इन XML। एसिंक्रोनस का मतलब क्या होता है, देखो कि जैसे कि आपको एक टाइम पे आप बहुत सारे काम कर रहे हो। फॉर एग्ज़ाम्पल कि आप मतलब कि आप कुछ काम कर रहे हो तो आपका वो काम कंप्लीट होने तक वो रुक नहीं रहा है, साथ साथ में कोई दूसरा काम भी कर रहा है। देखो समझते हैं। It allows web pages to fetch data from a server asynchronously in the background without requiring a page reload। पहली बात तो आपका पेज रिलोड नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल इन केस ऑफ फेसबुक का एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो
जैसे आप बहुत नीचे पहुंच गए किसी पोस्ट पे और आपने लाइक किया, है ना, तो आपका वहाँ पेज अगर रिलोड हो गया तो फिर से आप ऊपर पहुंच जाओगे सबसे, है ना। और आपने कहाँ किस पोस्ट को लाइक किया था सब डाटा लॉस्ट हो जाएगा। पर इससे क्या होगा, आपने जैसे लाइक किया आप वहीं रहोगे और लाइक का काउंट वहीं पे वहीं बढ़ जाएगा, है ना। तो ये काम होता है जावास्क्रिप्ट, एसिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट का, है ना। तो द कोर आइडिया इज टू एक्सचेंज स्मॉल अमाउंट ऑफ डाटा विद द सर्वर सच एज रिट्रीविंग न्यू डाटा, सबमिटिंग फॉर्म्स, मतलब डाटा को इधर सर्वर पे भेजना और वहाँ से रिट्रीव करना न्यू डाटा, है ना। अब जैसे इसके कुछ कंपोनेंट्स होते हैं, HTML एंड CSS यूज्ड फॉर स्ट्रक्चर एंड स्टाइलिंग, जावास्क्रिप्ट मेंटेन द इंटरेक्शन, XML HTTP request the object used to send and receive data from server asynchronously। इससे क्या होता है कि रिक्वेस्टों को आप सेंड एंड रिसीव कर सकते हो बिटवीन सर्वर एंड क्लाइंट, है ना। इसकी सर्वर साइड लैंग्वेज होती है PHP, Node.js, Python, हैंडल द सर्वर लॉजिक्स, साइड लॉजिक्स, रेस्पॉन्स विद डाटा। डाटा को ये शो करता है हमारा जेसन, जैसे डाटा जो होता है ना वो कुछ फॉर्मेट्स फॉलो करता है, तो जेसन, XML, प्लेन टेक्स्ट, ठीक है, ये वही है जेसन, XML, HTML, है ना, डाटा एक्सचेंज। अब देखो एसिंक्रोनस कम्युनिकेशन क्या होती है जो मैं समझाना चाह रही थी। AJAX is asynchronous, meaning it does not block the browser user interface. It allows web page to remain responsive while background request is being processed। मतलब कि जैसे कि कोई काम हो रहा है और उसके साथ दूसरा काम होने लग गया तो वो ऐसा नहीं है वो पहले वाले काम को छोड़ देगा या पहले वाले काम को पहले कंप्लीट होने की का वेट करेगा फिर दूसरे वाले काम को चालू करेगा, है ना। इट इज़ लाइक कि आप दुकानदार के पास हो तो एक तो होता है कि आप लाइन में लगे हुए हो, है ना, और जो पहला इंसान है वो उसी से बात कर रहा है सिर्फ, ठीक है, और वो जब तक उसको वो सामान लाके नहीं दे रहा है वो तब तक आपसे बात तक नहीं कर रहा है, इग्नोर कर रहा है बिल्कुल। वाइल कुछ दुकानदार इज़ लाइक कि आप खड़े हो 3-4 लोग और वो सबसे पूछ लेगा आपको क्या चाहिए, आपको क्या चाहिए, आपको क्या चाहिए, है ना। और वो जब जाता है ना तो उसके दिमाग में रहता है कि किसने क्या क्या मांगा था, तो वो एक साथ उठा भी लाता है कभी कभी सारे सामान। तो मतलब कि ऐसा नहीं है कि एक बंदे के लिए वेट करे जा रहा है वो, और जब तक उसको वो ला के नहीं दे रहा है चीज़ जब तक वो दूसरे की सुन ही नहीं रहा, है ना। जैसे आप खड़े और एक ने मांग लिया फ़ेना का साबुन, एक ने मांग लिया नंबर 1 का साबुन, तो वो साबुन जहाँ रखा है वो दोनों को उठा लाएगा और दे देगा दोनों को साथ में, है ना। तो वो एक वेट नहीं करता कि पहले मैं फ़ेना का लाऊं फिर से दूं फिर जाऊं फिर नंबर 1 का लाऊं, है ना। दैट्स वाई तो एजेक्स इसलिए यूज़ होता है। द ब्राउज़र डज नॉट वेट फॉर द सर्वर्स रेस्पॉन्स, इंस्टेड इट कैन कंटिन्यू प्रोसेसिंग अदर इंस्ट्रक्शन, ठीक है। जब तक पहले का काम हो रहा है वो दूसरे का काम कर देगा, दैट्स ऑल, ठीक है। अब प्रोसेस फ्लो क्या होता है एजेक्स का। हियर इज हाउ एन एजेक्स रिक्वेस्ट वर्क्स स्टेप बाय स्टेप। क्लाइंट सेंड्स इन एजेक्स रिक्वेस्ट, क्लाइंट जो है उसने एक एजेक्स रिक्वेस्ट भेजी, ठीक है। द यूजर इंटरेक्ट्स विद द वेब पेज, क्लिक्स अ बटन्स इन जावास्क्रिप्ट, ट्रिगर्स एन एजेक्स रिक्वेस्ट यूजिंग XML HTTP रिक्वेस्ट और न्यूअर मेथड्स लाइक फैच। मतलब कि जैसे कि हम हैं क्लाइंट साइड पे, हमने कोई बटन क्लिक किया तो वो एजेक्स को उसने ट्रिगर किया और XML HTTP रिक्वेस्ट क्या करता है वो डाटा को सेंड और फैच करने का काम करता है। तो जैसे हमने क्लिक किया तो XML HTTP रिक्वेस्ट ने डाटा को सेंड किया, है ना, या फिर कोई दूसरे मेथड से जैसे फैच वगैरह होता है। फैच से क्या होता है आप कोई URL से डाटा को फैच करते हो, है ना। तो उसने क्लाइंट ने सेंड कर दिया एजेक्स रिक्वेस्ट। अब देखो रिक्वेस्ट इज सेंड टू द सर्वर, अब रिक्वेस्ट पहुंच गई है आप के सर्वर के पास। ये एक वर्क फ्लो है एक तरीके से एजेक्स का, ठीक है। रिक्वेस्ट पहुंच गई आपकी सर्वर के पास। द ब्राउज़र सेंड्स एन HTTP रिक्वेस्ट टू द सर्वर। अब ब्राउज़र ने HTTP रिक्वेस्ट सेंड कर दी विदाउट रीलोडिंग द पेज, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन एजेक्स, ठीक है। फिर सर्वर प्रोसेसेस द रिक्वेस्ट, द सर्वर हैंडल्स द रिक्वेस्ट, परफॉर्म्स नेसेसरी एक्शंस लाइक डेटाबेस क्वेरीज, सेंड्स अ रिस्पॉन्स बैक। मतलब फिर जैसे रिक्वेस्ट पहुंच गई, अब रिक्वेस्ट के बेसिस पे सर्वर ने कुछ काम किया, जैसे डाटा में से फैच किया, डाटा में से गेट पोस्ट, जो भी उसने किया करना हो वो उसने किया। फिर रिस्पॉन्स को वापस सेंड कर दिया, ठीक है, XML HTTP रिक्वेस्ट से मान सकते हो। फिर रिस्पॉन्स रिसीव्ड बाय क्लाइंट, अब क्लाइंट के पास रिस्पॉन्स आया, द ब्राउज़र रिसीव्स द रिस्पॉन्स एसिंक्रोनसली, ठीक है। फिर ब्राउज़र अपडेट्स द वेब पेज, द जावास्क्रिप्ट प्रोसेस द
response dynamically updates the parts of web page without the full page reload। तो क्या हुआ कि क्लाइंट ने कोई बटन क्लिक किया और वहाँ से जो रिक्वेस्ट है एजेक्स रिक्वेस्ट वो पहुँच गई यूजिंग XML HTTP रिक्वेस्ट। ठीक है, फिर सर्वर ने कुछ काम किया जो उसे काम करना था, फिर उसने रिस्पॉन्स को वापस भेजा और जो क्लाइंट साइड पे जावास्क्रिप्ट थी उसने विदाउट पेज रीलोडिंग वो रिस्पॉन्स को डायनेमिकली शो कर दिया। दैट्स ऑल एजेक्स जो करता है। अब देखो टाइप्स ऑफ HTTP रिक्वेस्ट इन एजेक्स। एजेक्स में कुछ HTTP रिक्वेस्ट होती हैं, क्या क्या होती हैं देख लेते हैं। गेट, पोस्ट, पुट और डिलीट। गेट क्या करता है, रिट्रीव्स डाटा फ्रॉम द सर्वर लाइक फैचिंग डाटा। ठीक है, सेंड्स क्या, पोस्ट क्या करता है, सेंड्स डाटा टू द सर्वर लाइक सबमिटिंग अ फॉर्म। पुट क्या करता है, जैसे कोई प्रीवियस डाटा है तो उसको वो अपडेट करने के लिए काम आएगा। डिलीट क्या होगा, डिलीट डाटा फ्रॉम सर्वर। दीज मेथड्स कॉरेस्पॉन्ड टू स्टैंडर्ड HTTP रिक्वेस्ट एंड कैन बी यूज डिपेंडिंग ऑन द ऑपरेशन नीडेड। मतलब कि इन मेथड्स को आप यूज़ कर सकते हो ऑपरेशंस के लिए। जैसे आपको डाटा चाहिए हो तो आप गेट यूज़ करोगे, आपको डाटा भेजना हो तो आप पोस्ट यूज़ करोगे, अगर आपको एग्जिस्टिंग डाटा अपडेट करना हो तो आप पुट यूज़ करोगे, अगर डिलीट करना हो तो आप डिलीट यूज़ करोगे। सिंपल। अब देखो XML HTTP रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट्स क्या होता है। ये होता है एक बिल्ट इन जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट यूज टू सेंड एंड रिसीव HTTP रिक्वेस्ट फ्रॉम क्लाइंट टू सर्वर। मतलब बिल्ट इन जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट है जिससे आप डाटा को सेंड और रिसीव कर सको यूजिंग HTTP रिक्वेस्ट। ठीक है, कॉमनली यूज फॉर मेकिंग एजेक्स रिक्वेस्ट। इट सपोर्ट्स, ये मतलब सिंक्रोनसली भी काम कर सकता है, एसिंक्रोनसली भी। सिंक्रोनसली मीनिंग कि एक टाइम पे एक ही को प्रोसेस करेगा और बाकी सबको ब्लॉक कर देगा, वाइल एसिंक्रोनस मीनिंग कि वो एक टाइम पे सर्वर मतलब सबका काम कर रहा है। ठीक है, बेसिक स्टेप्स टू यूज़ XHR। कैसे यूज़ करते हैं इसको। पहला काम क्या होता है, सबसे पहला काम हमारा होता है क्रिएट एन इंस्टेंस, है ना। वो कैसे बना होगा, एक वेरिएबल लिया XHR, उसमें वो उसको आपने फेच कर लिया जो भी आपकी रिक्वेस्ट है। वेरिएबल XHR इज इक्वल टू न्यू XML HTTP रिक्वेस्ट। जैसे आप वो भी तो करते हो जावा में, जैसे लिखते हो स्कैनर इज इक्वल टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन। ऐसे ही यहाँ पे एक तरीका है कि वेरिएबल XHR इज इक्वल टू न्यू XML HTTP रिक्वेस्ट बना दिया आपने, इंस्टेंस क्रिएट कर दिया। फिर आप कनेक्शन सेटअप करोगे। कनेक्शन कैसे सेटअप करोगे, जो आपने वेरिएबल नेम दिया था XHR डॉट ओपन, गेट फंक्शन को, गेट को आपने कॉल किया, फिर उसने आपने डेटा जो जेसन लिया और ट्रू एक पास कर दिया इधर। ठीक है, आपने कनेक्शन इंस्टेंस बना लिया, आपने कनेक्शन सेटअप कर लिया, अब आपने इस रिक्वेस्ट को सेंड कर दिया। ठीक है, जो आपकी को रिक्वेस्ट चाहिए थी। ठीक, फिर यूजेस द ऑलरेडी स्टेट चेंज ऑन ऑनलोड इवेंट टू प्रोसेस द सर्वर रेस्पॉन्स। ठीक है, तो XHR आप कैसे यूज़ करोगे, पहले आप एक इंस्टेंस क्रिएट करोगे, फिर आप कनेक्शन सेटअप करोगे, फिर आप रिक्वेस्ट को सेंड कर दोगे। सिंपल। ठीक है, अब है एजेक्स यूजिंग फैच API। फैच API से आप कैसे यूज़ कर सकते हो। फैच API इज़ अ मॉडर्न अल्टरनेटिव टू XML HTTP रिक्वेस्ट। मतलब कि मॉडर्न है, अल्टरनेटिव है टू XML HTTP रिक्वेस्ट। आपको ये सब ना करना पड़े जिससे, तो प्रोवाइड्स अ सिंपल एंड प्रोमिस बेस्ड approach to handle asynchronous request. It supports both get and post request. In return a promise that resolves with the object response object। देखते हैं इसके एग्जांपल, देखते हैं आप समझ जाओगे। अब जैसे फैच है, हम फैच से क्या कर सकते हैं। देखो फैच किया इसने डाटा डॉट जेसन, डाटा जो डॉट जेसन में जो फाइल थी उसने फैच कर ली। फिर डॉट देन रेस्पॉन्स, रेस्पॉन्स क्या किया, रेस्पॉन्स इज इक्वल टू रेस्पॉन्स डॉट जेसन। ठीक है, पार्स जेसन डाटा। फिर डाटा को क्या करता, कंसोल डॉट लॉग डाटा, यू डाटा की यूज़ किया। और अगर फिर एरर आता है, फैच करा इसने, रिस्पॉन्स को सेंड कर दिया, डाटा को शो कर दिया, फिर डॉट कैच एरर, एरर क्या, अगर कोई एरर आता है तो उसने एरर प्रिंट करा दिया। ठीक है, तो ये मॉडर्न वे है। इंस्टेड ऑफ आप इंस्टेंस क्रिएट करो, फिर कनेक्शन खोलो, फिर कनेक्शन सेटअप करो, तो सिंपल आप फैच से डाटा फैच करो और फिर देन से अगर आपको रेस्पॉन्स सेंड करना है तो रेस्पॉन्स इजिकल टू रेस्पॉन्स डॉट जेसन, और प्रिंट कराना तो रेस्पॉन्स मतलब फैच डाटा डॉट जेसन डॉट देन डाटा कंसोल डेटा। आप इस तरीके से कर सकते हो। ठीक है, अब रेस्पॉन्स का फॉर्मेट्स क्या क्या हो सकते हैं। एक जेसन फॉर्मेट होता है, जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन इज़ द मोस्ट कॉमन डेटा फॉर्मेट यूज इन एजेक्स।
ठीक है, ये इस तरह से होता है कि कर्ली ब्रेसेस के अंदर नेम लिखा हुआ है, नेम इज इक्वल टू जो भी आपका नेम है, सरिता वरिता। ठीक है, XML एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज ट्रेडिशनल यूज्ड इन ओल्डर एजेक्स एप्लीकेशंस। ठीक है, ये XML यूज होती है, आपने ये उसमें पढ़ा होगा, यूनिट 1 में पढ़ा होगा, तो आप देख लेना इसको, यूनिट 2 या 1 में है। ठीक है, एक होता है आपका HTML। ठीक है, HTML आपको पता ही है, और एक होता है आपका रो टेक्स्ट इज अनदर पॉसिबल थ्रू इट इज़ लेस कॉमन। ठीक है, ये कुछ तरीके हैं जिससे आप डाटा को स्टोर कर सकते हो, रेस्पॉन्स को। अब इसका एक एग्जांपल है, जैसे कि आप कैसे मतलब कि यूजिंग XML HTTP रिक्वेस्ट कैसे सेटअप करते हो। तो नॉर्मली आपने एक HTML बना ली फाइल, और क्या ऑन क्लिक लोड डाटा। ठीक है, फिर div id डॉट रिजल्ट, एक आपने रिजल्ट की ID बना ली, जिससे आप कोई नया जो नई चीज़ है वो आप डालो तो वो अपडेट हो जाए। तो अगर गेट डाटा पे आप लोड डाटा पे क्लिक करोगे तो इसने क्या किया, फंक्शन लोड डाटा। ठीक है, ये यहाँ पे फंक्शन को डिफाइन किया जो ऊपर आपने बटन से कॉल किया। एक XML HTTP रिक्वेस्ट का इंस्टेंस क्रिएट किया, फिर उसको उसका कनेक्शन सेटअप किया, फिर HR डॉट ऑन रेडी स्टेट, मतलब जब वो रेडी हो जाए फंक्शन कॉल किया एक। ठीक है, अब अगर XHR डॉट रेडी स्टेट इक्वल टू 4 है या और उसका स्टेटस 200 है, तो आप क्या कर दोगे, डॉट गेट एलिमेंट बाई ID रिजल्ट में का इनर टेक्स्ट HTML कर दोगे, जो वहाँ से आपको रिस्पॉन्स टेक्स्ट आ रहा है ना, और फिर आप इसको सेंड कर दोगे। ठीक है, तो ये हो गया आपका एक तरीका, एजेक्स का एग्जाम्पल। ठीक है, इसमें आपने क्या किया, एक बटन बनाया गेट डाटा पे जो आप क्लिक कर रहे हो तो लोड डाटा फंक्शन कॉल हो जाएगा, और वहाँ से आपकी एक XML HTTP रिक्वेस्ट क्रिएट हो रही है, कनेक्शन सेटअप हो रहा है, इंस्टेंस क्रिएट हो रही है, और ऑन रेडी स्टेट चेंज पे एक फंक्शन कॉल हो रहा है। अगर रेडी स्टेट आपका 4 है या 200 है तो आपका इंडेट HTML में XHR डॉट रिस्पॉन्स टेक्स्ट आके स्टोर हो जाएगा। ठीक है, इन दिस एग्जाम्पल क्या किया हमने, ए बटन इज ट्रिगर द डाटा लोड डाटा फंक्शन, द फंक्शन सेंड्स अ get request to the server for data.json. When the data is written, it updates the content of the div with ID is equal to result. ठीक है, इसकी एडवांटेजेस क्या होती हैं, improve user experience. ठीक है, by making asynchronous request the page does not need to reload and interactions are smoother and faster. ठीक है, faster interactions होता है। ठीक है, एसिंक्रोनस ऑपरेशन हो जाते हैं, द यूज़र कैन कंटिन्यू इंटरेक्टिंग विद द पेज, है ना। ठीक है, तो ये इसकी कुछ वो एडवांटेजेस हैं। अब बात आती है आपका सॉकेट क्या होता है। तो देखो सॉकेट क्या है, ये है कि मतलब एक एंड पॉइंट है ना, टू वे कम्युनिकेशन लाइक बिटवीन टू, देखो पढ़ते हैं, इस सॉकेट इज एन एंड पॉइंट इन टू वे कम्युनिकेशन लिंक। ठीक है, between two programs running on the network. It enables network communication between system and its operations are similar to file input output operation where socket handles act like file handles. Sockets are language independent, meaning a socket program written in one programming language Java can communicate with a programming language. देखो सॉकेट क्या होता है, मतलब एक तरीके से एक पॉइंट है जो कि क्लाइंट और सर्वर के बीच में काम करता है। वहाँ से जो रिस्पॉन्स आ रहा है उसको गेट करना और वहाँ से रिस्पॉन्स को लेना। तो जैसे यहाँ लिखा है इज़ अ लैंग्वेज इंडिपेंडेंट, मीनिंग आ सॉकेट प्रोग्राम रिटन इन वन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, मतलब एक तरीके से कम्युनिकेशन सेटअप करने का काम है सॉकेट का, है ना। तो ये लिखा भी तो इज़ एन एंड पॉइंट इन टू वे कम्युनिकेशन लाइक लिंक बिटवीन टू प्रोग्राम्स रनिंग ऑन द नेटवर्क, मतलब एक प्रोग्राम इधर चल रहा है नेटवर्क पे, एक प्रोग्राम इधर चल रहा है नेटवर्क पे, तो उसके बीच में कम्युनिकेशन सेटअप करने का काम है सॉकेट का। ठीक है, ये दो टाइप के होते हैं हमारे जावा में, एक स्ट्रीम सॉकेट और एक डेटाग्राम सॉकेट। स्ट्रीम सॉकेट इज़ लाइक TCP बेस्ड है और डेटाग्राम सॉकेट हमारा UDP बेस्ड है। तो स्ट्रीम सॉकेट क्या होता है, स्ट्रीम सॉकेट्स प्रोवाइड अ रिलायबल कनेक्शन ओरिएंटेड सर्विस वेयर डाटा इज ट्रांसफर्ड इन अ कंटिन्यूस स्ट्रीम, है ना। और ये प्रोटोकॉल यूज़ करता है TSP। हमारे दो टाइप के प्रोटोकॉल्स होती हैं, TSP एंड UDP।
यूजेस क्या है इसका? इट गारंटीज दैट डाटा अराइव्स इन द करेक्ट ऑर्डर रिलायबली विच इज़ यूज्ड इन एप्लीकेशन। अब देखो ये भी पढ़ लेते हैं फिर समझते हैं। डाटाग्राम सॉकेट्स क्या होता है? ट्रांसमिट इंडिविजुअल डाटा ऑफ पैकेट्स, यूज़ करता है यूडीपी, और यूडीपी इज कनेक्शन लेंस मीनिंग इट डज नॉट गारंटी पैकेट्स ऑर्डर और रिलायबल डिलीवरी मेकिंग इट सुटेबल फॉर एप्लीकेशन लाइक वीडियो स्ट्रीमिंग वेयर स्पीड इज मोर क्रिटिकल देन एक्यूरेसी। अब देखो टीसीपी क्या होता है कि इज़ लाइक आपने फ़ोन कॉल की, ठीक है, मैंने यहाँ से फ़ोन कॉल की और मेरे को तब तक रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा जब तक सामने वाला बंदा जिसने को मैंने फ़ोन कॉल की है वो फ़ोन उठाता है और मेरे से बात करता है। तो क्या हुआ कि मैंने डाटा सेंड किया और डाटा जब रिसीव हुआ वैसे ही मुझको पता लग गया, ठीक है। अब यूडीपी क्या होता है कि इज़ लाइक कि डाटा आपने भेज दिया और काम ख़त्म। जैसे आपने व्हाट्सएप पे मैसेज किया, आपने मैसेज भेज दिया, मैसेज वहाँ डिलीवर हो गया। अब आपको फ़र्क नहीं पड़ता कि वो सीन हुआ नहीं हुआ क्या नहीं हुआ, मतलब वो भेज गया। इसका ऐसा नहीं है कि बीच में अटकी रही इन्फॉर्मेशन क्योंकि सामने वाले पर्सन का नेट बंद है या कुछ है, आपने भेजा इधर से, आप वो भेज गया, है ना। पर फ़ोन कॉल्स में क्या होता है, तब तक आप कुछ बोल नहीं सकते, उस मैसेज को डिलीवर नहीं कर सकते जो आप डिलीवर करना चाहते हो, तब तक सामने वाले इंसान ने कॉल नहीं उठाई, है ना। तो टीसीपी इस दोनों साइड से कनेक्शन होना चाहिए। आपने रिस्पॉन्स भेजा, आपको रिस्पॉन्स बैक आया। पर यूडीपी इज़ लाइक आपने भेज दिया, आपको नहीं पता उसके पास, मतलब कि आपको वहाँ से रिस्पॉन्स नहीं मिला कुछ, आपने बस भेज दिया, आपको इतना पता है ना। तो वही लिखा है यूडीपी इज कनेक्शन लेंस मीनिंग इट डज नॉट गारंटी पैकेट ऑर्डर और रिलायबल डिलीवरी मेकिंग सुटेबल फॉर एप्लीकेशन लाइक वीडियो स्ट्रीमिंग वेयर स्पीड इज मोर इम्पोर्टेंट क्रिटिकल देन एक्यूरेसी, ठीक है। जावा क्लासेस फॉर नेटवर्क प्रोटोकॉल्स। अब टीसीपी कम्युनिकेशन में क्या क्या यूज़ होता है आपका? सॉकेट्स और सर्वर सॉकेट्स। और यूडीपी कम्युनिकेशन में क्या यूज़ होता है? डेटाग्राम पैकेट्स, डेटाग्राम सॉकेट्स, मल्टी सॉकेट्स, ठीक है। अब सॉकेट प्रोग्रामिंग विद टीसीपी देखते हैं, फिर सॉकेट प्रोग्रामिंग विद यूडीपी देखेंगे, ठीक है। देखो व्हाट इज टीसीपी, ये मैंने एक्सप्लेन कर दिया आपको। टीसीपी इज कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल डेट इंश्योर्स रिलायबल इन ऑर्डर कम्युनिकेशन। इट इज़ वाइडली यूज्ड ओवर इंटरनेट एज ए पार्ट ऑफ टीसीपी एंड आईपी एनालॉगी। इट इज़ इट वही आ गया सेम, देखो इट इज़ सिमिलर टू अ फोन कॉल वेयर द क्लाइंट इज़ द कॉलर एंड द सर्वर इज़ द रिसीवर, ठीक है। तो कनेक्शन ओरिएंटेड है इसमें और ये वाइडली यूज होती है एज ए पार्ट ऑफ टीसीपी। इंपॉर्टेंट क्लासेस क्या है इसमें? सर्वर और सर्वर सॉकेट। सॉकेट किस लिए यूज होता है? फॉर क्लाइंट टू कनेक्ट टू द सर्वर, ठीक है, कम्युनिकेशन सेटअप करने के लिए। सर्वर सॉकेट क्या होता है? फॉर द सर्वर टू एक्सेप्ट इनकमिंग क्लाइंट कनेक्शंस। तो सॉकेट इज टू कनेक्ट टू द सर्वर, ठीक है। और सर्वर सॉकेट इज लाइक कि आपने कनेक्ट कर दिया सर्वर से और वहाँ से जो रिस्पॉन्स आ रहा है उसके लिए। द सर्वर प्रोग्राम्स रन्स ऑन अ मशीन बाउंड टू अ स्पेसिफिक पोर्ट एंड लिसन्स फॉर क्लाइंट रिक्वेस्ट। मतलब कि जैसे कोई पोर्ट होता है, जैसे आप पोर्ट सेटअप कर देते हो तो वो उस पर वो हो जाता है, बाउंड हो जाता है, ठीक है। व्हेन अ कनेक्शन इज रिक्वेस्टेड द सर्वर एक्सेप्ट्स इट। जब आपने वो मतलब सर्वर सेट किया और कनेक्शन सेट किया और कनेक्शन को जब आपने क्लाइंट से मतलब बैक एंड से फ्रंट एंड पे भेजा, ठीक है, कनेक्शन रिक्वेस्टेड द सर्वर एक्सेप्ट इट, तो सर्वर ने एक्सेप्ट कर ली, ठीक है। मतलब एक तरीके से कनेक्शन सेटअप हो गया। क्लाइंट क्या है इसमें? द क्लाइंट प्रोग्राम कॉन्टेक्ट्स द सर्वर बाय क्रिएटिंग अ लोकल सॉकेट एंड स्पेसिफाई द सर्वर आईपी एंड पोर्ट नंबर, ठीक है। अब ऑपरेशंस क्या है? 4 फंडामेंटल ऑपरेशंस होते हैं फॉर अ सॉकेट यूजिंग टीसीपी। कनेक्ट करो, पहले डाटा को सेंड करो, डाटा को रिसीव करो और फिर कनेक्शन को क्लोज कर दो, सिंपल, ठीक है। अब देखते हैं कि स्टेप्स टू इम्प्लीमेंट सिंपल टीसीपी सर्वर। पहले तो सर्वर को खोलो, ठीक है। सर्वर सॉकेट, सर्वर इज इक्वल टू न्यू सर्वर सॉकेट पोर्ट, यहाँ कोई पोर्ट नंबर पास कर दिया। फिर अब क्लाइंट कनेक्शन के लिए वेट करो, सर्वर खोल दिया आपने, फिर क्लाइंट से रिस्पॉन्स आए और कनेक्शन सेटअप हो जाए उसके लिए आप वेट करो। सॉकेट क्लाइंट इज इक्वल टू सर्वर डॉट एक्सेप्ट, ठीक है। फिर क्रिएट इनपुट आउटपुट स्ट्रीम्स फॉर कनेक्शन। एक इनपुट आउटपुट स्ट्रीम बना लो जिससे आप डाटा को सेंड और इनपुट कर सको और आउटपुट कर सको। तो डेटा इनपुट स्ट्रीम इज इक्वल टू न्यू डेटा इनपुट स्ट्रीम क्लाइंट डॉट गेट इनपुट स्ट्रीम, और डेटा आउटपुट स्ट्रीम ओएस इज इक्वल टू न्यू डेटा आउटपुट स्ट्रीम क्लाइंट डॉट गेट आउटपुट स्ट्रीम, ठीक है।
फिर कम्युनिकेट करो। रिसीव डाटा कैसे करोगे आप, स्ट्रिंग लाइन इज इक्वल टू इज डॉट रीड UTF। सेंड कैसे करोगे, OS डॉट राइट UTF हेलो। फिर सर्वर इसको क्लोज कर दो। तो क्या किया आपने, पहले ऑन किया, फिर क्लाइंट का वेट किया कनेक्ट करने के लिए, इनपुट आउटपुट स्ट्रीम सेटअप की, फिर कम्युनिकेट किया और फिर क्लोज कर दिया, सिंपल। तो स्टेप्स टू इम्प्लीमेंट सिंपल TCP क्लाइंट क्या किया आपने करना है आपको, क्रिएट अ सॉकेट ऑब्जेक्ट टू कनेक्ट टू द सर्वर, ठीक है, क्रिएट इनपुट आउटपुट स्ट्रीम फॉर कम्युनिकेशन, कम्युनिकेट विद द सर्वर, क्लोज द सर्किट व्हेन डन, है ना, ऐसे करके, ठीक है। तो TCP में इतना सा था। अब आता है आपका UDP क्या होता है आपका, डेटाग्राम प्रोटोकॉल्स इज अ कनेक्शन लेंस प्रोटोकॉल में बता दिया, ठीक है। मीनिंग देयर इज नो गारंटी ऑफ पैकेट डिलीवरी ऑर्डर और इंटीग्रिटी। अनलाइक TCP, UDP डज नॉट एस्टेब्लिश अ कनेक्शन, रिक्वायर अ हैंडशेक। उसमें TCP होता है हैंडशेक, मतलब कि इधर से डाटा भेज रहे हैं, उधर से हैंडशेक होना चाहिए, पर इसमें क्या डाटा भेज दिया आपने, ख़त्म। वाई यूज TCP, स्पीड के लिए, है ना। UDP हैज़ लेस ओवरहेड बिकॉज इट डज नॉट परफॉर्म एरर चेकिंग और एस्टेब्लिश कनेक्शन, मतलब कि इसका टेंशन कम होती है, क्योंकि इसको फ़र्क नहीं पड़ता कि एरर चेकिंग, मतलब कि वहाँ जब डाटा जा रहा है तो वो एरर चेक करेगी, पहुँचा नहीं पहुँचा, कनेक्शन सेटअप हुआ नहीं हुआ, ठीक है। यूज़ केस क्या है, इट इज़ यूज्ड व्हेन रियल टाइम कम्युनिकेशन इज क्रूशियल, ओकेशनल पैकेट्स लॉस इज एक्सेप्टेबल सच एज स्ट्रीमिंग मीडिया, ऑनलाइन गेमिंग, इंटरनेट, टेलीफोन, इन सब में यूज़ होता है, ठीक है। की फीचर क्या है, अनरिलायबल है क्योंकि पैकेट्स लॉस्ट हो सकते हैं, डुप्लीकेट हो सकते हैं, नो कनेक्शन है। स्पीड क्या है, स्पीड इज़ फास्टर एज इट डज नॉट एक्नॉलेज और रीट्रांसमिशंस, ठीक है। इसमें क्या क्लासेस यूज़ होती हैं, जैसे उसमें यूज़ होता था सॉकेट और सर्वर सॉकेट, इसमें डेटाग्राम पैकेट्स यूज़ होते हैं और डेटाग्राम सॉकेट्स यूज़ होते हैं। डेटाग्राम पैकेट्स किस लिए यूज़ होते हैं, टू इनकैप्सुलेट डाटा इन अ यूनिट दैट इज सेंट और रिसीव्ड, ठीक। डेटा सॉकेट्स यूज टू सेंड एंड रिसीव डेटाग्राम पैकेट्स ओवर द नेटवर्क। अब स्टेप्स टू रिसीव डेटाग्राम पैकेट्स विद UDP। पहले क्या करना है आपको, एक बाइट एरे बनाना है, एलोकेट अ बफर टू होल्ड द डाटा दैट विल बी रिसीव्ड, ठीक है, बना दिया आपने बाइट एरे। फिर उसको इंस्टेंशिएट करना है, ठीक है, आपने इंस्टेंशिएट कर दिया, ओके। फिर आपको एक डेटाग्राम सॉकेट बनाना है, डेटाग्राम सॉकेट आपने बना दिया। फिर द रिसीव मेथड ब्लॉक्स द थ्रेड अंटिल अ पैकेज इज रिसीव्ड और टाइम आउट ऑकर्स, फिर आपको रिसीव करना है, ठीक है। तो इसमें आपने क्या किया, एक बाइट एरे बनाया, डाटाग्राम को पैकेट्स को इंस्टेंशिएट किया, फिर डाटाग्राम सॉकेट बनाया और फिर डाटा को रिसीव किया, सिंपल, ठीक है। बाइट एरे बनाया, डेटाग्राम पैकेट्स इंस्टेंशिएट किए, फिर क्रिएट डेटाग्राम सॉकेट्स और फिर उसको सेंड किया, जैसे ये रहा, क्रिएटिंग एन डेटाग्राम पैकेट्स विद द डाटा इन डेस्टिनेशन, ठीक है। डेटाग्राम पैकेट्स डॉट सेंड इज इक्वल टू नोट डेटाग्राम पैकेट डॉट सेंड, ये सब आप देख लेना, ठीक है। अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप नोट्स परचेज कर सकते हो, कमेंट सेक्शन में उसकी लिंक है, ठीक है। अब रिसीविंग डेटा, ये तो हो गया ना आपका सब, कि आपने कनेक्शन सेटअप किया, डेटा सेंड किया और रिसीव किया। अब आपके एडवांटेजेस क्या हैं UDP की। UDP इज़ फास्टर देन TCP एज इट हैज़ लोअर ओवरहेड, मतलब कनेक्शन का झंझट नहीं होता, तो कम टेंशन होती है। आइडियल फॉर रियल टाइम एप्लीकेशंस। डिसएडवांटेजेस क्या हैं, अनरिलायबल है, गारंटी नहीं करता, रिक्वायर एक्सेस एडिशनल हैंडलिंग, एप्लीकेशन नीड्स टू हैंडल इशू लाइक पैकेट लॉस, डुप्लीकेशन, ये सबको उसे हैंडल करना पड़ता है ना। तो TCP और UDP शॉर्ट में यही है कि TCP इज़ कनेक्शन सेटअप करना पड़ता है और मतलब DCP में हैंडशेक नहीं होता, मतलब कि आपने डेटा भेज दिया, लाइक व्हाट्सएप मैसेजेस, आप व्हाट्सएप मैसेजेस और फ़ोन कॉल्स के एग्जांपल याद रखना, आपको याद हो जाएगा। और बाकी ये चीज़ तो आपको देखो पढ़नी पड़ेगी, ये वाली, ये आपको कुछ कोड्स हैं कि आप कैसे कैसे भेजते हो और कैसे कनेक्शन सेटअप करते हो, तो ये आप पढ़ लेना। तो यहाँ आपकी ख़त्म हो जाती है यूनिट 3 ऑफ वेबटेक। बाकी यूनिट्स भी जल्दी ही अपलोड हो जाएंगे चैनल पे, जब तक के लिए इसको अच्छे से पढ़ो, बाकी सब्जेक्ट्स करो अच्छे से, अपने एग्ज़ाम्स की पूरी अच्छे से तैयारी करो। ऑल द बेस्ट फॉर योर पेपर, मिलते हैं अगली वीडियो में।